एक बार पवित्र ओम का उच्चारण, तत्पश्चात प्रतिज्ञा। ओम। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट और जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का प्रचार प्रसार करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, पाम्स पर अच्छे से प्रेस करेंगे। मन की एकाग्रता के लिए बाहरी चीजों से अपने ध्यान को हटा देना है और पूरी तरह एकाग्र करना है। आप तो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसकी तरफ, और ईश्वर को याद करते हुए, ईश्वर का स्मरण करते हुए दोनों हथेलियों को आपस में रब कर लेंगे। धीरे से आंखों पर और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए वापस। स्वागत है सभी का। अभी ठीक है, अब मैसेज में आप आंसर करेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे, एक सेकेंड ना, मैं वो वाला चैप्टर निकाल देती हूँ कि मैंने कैटेगरी बताई थी। जैसे अगर क्लास मैनेजमेंट को हम देखते हैं, उसमें 3 कैटेगरी बताई गई थी। कौन कौन से लोग थे वो जिनको 3 कैटेगरी में बांटा गया था? टाइप करें जो भी आपको याद है। कि जो योगा में अभ्यास करते हैं, ये जो योगा पार्टिसिपेंट होते हैं, वो 3 कैटेगरी में होते हैं। या फर्स्ट इज बिगनर, बहुत बढ़िया। आगे आगे। दूसरा एक्सपीरियंस, ठीक है। बाकी सभी टाइप कीजिए जल्दी जल्दी। अनुभवी, ठीक है। सीक्वेंस से अगर टाइप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। 3 हो गए, एक और था, ठीक है। 4 टाइप्स थे उसके। एक और स्पेशल अटेंशन, ठीक है। डॉक्टर महुआ जी जो है जो उन्होंने आंसर किया है ना, वो बिल्कुल ठीक है। बाकी सभी का, और सभी जितने भी लोग हैं सभी टाइप कीजिए। मनोज पाल जी प्रारंभिक छात्र, अनुभवी विद्यालय जाने वाले यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। या फिर अनुभवी जिन पर विशेष ध्यान दिया जाए, ठीक है। मैं बता देती हूँ फिर से। 4 टाइप्स का बताया था इसमें, बिगनर्स, ठीक है। फिर आपका आ गया था एक्सपीरियंस, जो टीचर होते हैं। एक स्कूल जाने वाले जो छात्र होते हैं। नंबर 4 पे था जिनको स्पेशल अटेंशन देना होता है। टाइप कीजिए जो स्टूडेंट्स थे स्कूल जाने वाले, उनकी एज क्या बताई थी? एज क्या है जो स्कूल जाते हैं उनकी? सभी टाइप करेंगे। 6 to 18, ठीक है, वेरी गुड। जो स्पेशल अटेंशन जिनको देना होता है, उसके कितने ग्रुप्स बताए थे कि 2 ग्रुप में डिवाइडेड हो सकते हैं? वो 2 ग्रुप्स कौन से थे? 2 ग्रुप्स बताए थे मैंने, उनका नाम क्या था? हेट्रो और होमियो, वेरी गुड। हिंदी में टाइप कीजिए, इंग्लिश वाला आगे हिंदी में टाइप कीजिए। हिंदी वाले कहाँ गायब हैं सभी? किसी को नहीं आता? पढ़कर नहीं आए हैं बिल्कुल भी? कीजिए टाइप जल्दी जल्दी से। तभी मैं आगे कराऊंगी, आप इसमें अगर अपना दिखाएंगे कि हाँ आप कुछ पढ़कर आए हैं। नो 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 नो, अपंग विकृत तो कैटेगरी हो गई कि जो स्पेशल अटेंशन वाले जो स्टूडेंट्स है ना, तो उसमें सभी तरह के लोग हो सकते हैं। हेट्रो होम्यो था, सम जातीय और विषम जातीय, 2 ग्रुप्स होते हैं। सम और विषम। सम मतलब जिसमें एक जैसे हो, विषम मतलब जो सभी कैटेगरी, उसमें कुछ भी बीमारी वाले एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट बताना है आपको कि जो अगर टीचर मतलब स्टूडेंट ज्यादा हैं तो कैसी स्टेज टीचर के लिए सबसे उत्तम होती है? कौन सी स्टेज को सबसे अच्छा माना गया है? टाइप करेंगे। किस तरह की स्टेज होनी चाहिए? रोटेटिंग, रिवॉल्विंग, घूमने वाली, ठीक है, घूमने वाली, ठीक है।
जो स्टूडेंट का जो मैट है उसके ऊपर जो कपड़ा बिछा होगा उसका साइज क्या है? नहीं राधिका दी, अर्धचंद्राकार की बात नहीं कर रहे। अर्धचंद्राकार बैठने की स्थिति है। टीचर जहाँ पे खड़े होंगे उनकी स्टेज होनी चाहिए घूमने वाली। 3 into 6 फीट, 3 into 6, 3 into 6, ठीक है, फीट में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। एक एवरी जो स्टूडेंट है, ईच स्टूडेंट को कितना स्पेस मिलना चाहिए अपनी जो उनका प्रैक्टिस करें उसके लिए, कितना स्पेस उनको मिलना चाहिए ईच स्टूडेंट को? 40, निशा जी ने लिखा, एकदम करेक्ट लिखा है, 40 स्क्वायर फीट। मनोज पाल जी, कविता दी, ठीक है, आयुषी जी। बाकी सभी भी टाइप कीजिए, देखकर ही टाइप कर दीजिए, पर टाइप तो कीजिए, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देना हो स्टूडेंट्स को तो बच्चों को किस कंडीशन में उन्हें रखना है, कैसे उनको आप लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देंगे? सिटिंग, सिटिंग में देंगे, मतलब उनकी स्थिति जो होनी चाहिए वो बिठाकर उनको देना है। अगर लॉन्ग एक्सप्लेनेशन आप कुछ देना चाह रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीज उनको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, चलिए। हाँ, एक सबसे मेन क्वेश्चन जो आ चुका है फिर भी रिवाइज कर लीजिए। छोटे समूह के लिए कौन सी स्थिति को सबसे बेहतर माना गया है? अर्धचंद्राकार। एक चीज और कि जो इसमें एक डायग्राम दिया गया है, कक्षा संरचना, जो क्लास की सेटिंग का प्लान होगा, सेमी सर्कल, ठीक है, तो उसमें कितने इन्होंने बताए हैं, जो उसका सिटिंग प्लान है, कितने इन्होंने अपनी तरफ से पिक्चर बताई हैं, याद है किसी को? कितनी तरह की अरेंजमेंट्स इन्होंने बताए थे? एक तो अर्धचंद्राकार हो गया, उसके अलावा और कितने थे जो कि पिक्चर्स में ड्रॉ है? जी, कविता दी ने एकदम सही बताया है, 6, ठीक है, 6। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, टीचिंग एड्स, ठीक है। मोटर स्किल सीखनी, मोटर जो हम एक्टिविटी सीख रहे हैं, 6 कौन से हैं? 6 राधिका दी वो हैं कि जैसे अर्धचंद्राकार है, सेमी सर्कल बैठाना है, या एक बड़ा सर्कल बना दिया, या फिर रो में बिठा दिया उनको। तो ऐसे जो 6 तरीके बताए हैं, पिक्चर में बताए हैं वो, ठीक है, लिख कर नहीं दिया है, पिक्चर्स में 6 हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। आपका टीचिंग एड से है कि जब आप मोटर या फिर स्किल्स, कोई भी कॉग्निटिव की हम बात करते हैं, तो क्या चीजें हमारी सबसे जरूरी है कि जो हमें उसको ग्रैस्प करने में हेल्पफुल होती है? किस चीज का प्रयोग किया जाना चाहिए अपने अंदर की? अगर हम बात करते हैं, टीचिंग एड्स तो है ही, टीचिंग एड्स के लिए हमें अपनी बॉडी में क्या चीजों को एक्टिव करना पड़ेगा कि वो उनको जल्दी से ले सके? सेंस ऑर्गन, एकदम सही। आयुषी जो है उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सेंसेस जो होते हैं हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिया, जिनसे ज्ञान होता है, ठीक है, ज्ञान इंद्रिया, जिनसे ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बढ़िया, अभी सही है आपका। चलिए, और तो बाकी तो उसमें ठीक है, आप पहचान जाएंगे कि टीचिंग एड जो भी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हमारा नेक्स्ट है, इसमें ना मैं बताऊंगी, याद करने वाली चीजें ज्यादा रहेंगी। अब दो जो चैप्टर पढ़ाऊंगी इसमें से क्वेश्चन आया था, कैसे आया था वो भी मैं आपको बता दूंगी। चलिए, यहाँ तक क्लियर है? मैसेज कर देंगे, क्लियर है यहाँ तक? Okay, जी मैम। ठीक है जी। मैम संडे को हो सकते, क्या नूरा जी? वो सिटिंग वाला आपने वो बताया ना 6, हाँ वो क्वेश्चन क्या था मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, जो कक्षा संरचना बताई गई है ना बुक के अकॉर्डिंग, वो कितनी बताई गई है? अच्छा, कक्षा संरचना, ओके मैम। अरेंजमेंट बोल सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट हो सकते हैं इंग्लिश में, कि वो कितने प्रकार के बताए गए? तो 6 प्रकार के हैं यहाँ पे बताए गए। और देखो, हम लोग कोशिश करेंगे कि सैटरडे तक सिलेबस हमारा हो जाएगा। वैसे आज दो मेन दो चैप्टर है वो कवर हो जाएंगे, और कल एक कल भी लेसन प्लान का ही रहेगा कि कैसे बनाना है। लेसन प्लान में जरूरी है स्टेप्स याद रखने कि किसके पीछे कौन सा स्टेप आता है, और उसके बाद है फिर कंपैरिजन कि जो ज्ञान बंध है और अग्निसार है, ये सब इनमें सिमिलैरिटीज क्या होती हैं और क्या नहीं होती हैं।
कैमरा ऑफ क्यों कर लिया? क्योंकि स्क्रीन प्रेजेंट करनी है कुंजी, इसलिए। हाँ जी। चलिए अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना? जी मैम। यस मैम। ओके। सप्तम अध्याय यानी 7 आपका चैप्टर है। कल आपने किया था 5 और 6, जिसमें एक क्लास मैनेजमेंट था और एक टीचिंग एड्स थे कि जो पढ़ाते हुए, अभी हम आधुनिक की बात करते हैं, अगर मॉडर्न टाइम की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें, जब हम मतलब ज्यादा से ज्यादा सेंसेस को यूज करते हैं कि वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, टच भी कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी सीखते हैं। अब इसमें है योग प्रशिक्षण। जब योग सिखाया जाता है तो उसमें प्रश्न यानी क्वेश्चनिंग जो होती है उसके बारे में बताया गया कि क्वेश्चन आंसर क्यों जरूरी है। ये कला है और विज्ञान है, ये आर्ट है और साइंस है। क्वेश्चन पूछना सिर्फ एक ऐसे नॉर्मल नहीं यहाँ पे माना गया, ये एक आर्ट और साइंस का पार्ट माना गया है और ये जरूरी होता है स्किल्स डेवलप करने के लिए। और जो स्टूडेंट्स हैं उनका पता भी चलता है कि अभी उन्होंने कितना सीखा है। अगर वो क्वेश्चन करते हैं तो उससे भी पता चलता है कि वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं उस सब्जेक्ट में। तो इसको देख लेंगे। इसमें मेन है आपको स्टेप्स याद करने हैं कि कौन कौन से स्टेप्स में क्वेश्चन किए जा सकते हैं। क्वेश्चन तो बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बस आप स्टेप्स पे ध्यान देना। प्रशिक्षण एक विज्ञान है क्योंकि जो टीचिंग है वो भी एक साइंस है। आप पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं हम, क्योंकि ये वैज्ञानिक सिद्धांतों की जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उन पर चलता है। जो मेन है वही देखना है इसमें। आगे हम बात करें अगर, कि जो कई प्रकार के प्रश्न, शिक्षक को यह पता चलता है प्रश्न के, जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि शिष्य में समझ में आया है या नहीं, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आई भी है बात या नहीं आई है। और जो प्रश्न होते हैं वो सामान्य हो सकते हैं, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव हो सकते हैं, विचार थॉटफुल हो सकते हैं कि आप उस पर विचार करें कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे दर्शन की अगर हम बात करें तो दर्शन में क्या होता है, हम सोचते हैं। हम अगर योग दर्शन की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें समाधि बताई गई हैं, उस पर हम अपनी व्याख्या लिख सकते हैं जो हमें समझ में आता है। तो उसमें हमारा थॉट प्रोसेस काम करता है। गहन सोच विचार वाले प्रश्न, तुलनात्मक कंपैरिजन की गिरण संहिता और हठ प्रदीपिका में जो जो नॉली है उसको क्या बोला गया है, उसमें क्या बोला गया है, उनके लाभ और हानि क्या है, हठ रत्नावली में क्या बोला गया है, तो ऐसे तुलना करके। और सोचने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, इन्हीं चीजों पर आगे इसमें बात की गई है। जो पूरा चैप्टर है इन चीजों पर ही है कि कैसे प्रश्न पूछे जाएं। फिर है आपका नेक्स्ट कि जो कठिन प्रश्न होते हैं वो शिक्षित विद्यार्थियों को पूछने चाहिए। यानी जो हार्ड प्रश्न होंगे ना, वो जो थोड़े समझदार विद्यार्थी हैं कि जो जल्दी समझ जाते हैं, क्लास में इंटेलिजेंट है, उनसे पूछिए। और सरल जो प्रश्न होते हैं वो जो मतलब जो नहीं समझ पाते हैं जल्दी, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, उनसे। क्योंकि अगर हम हार्ड उनसे पूछेंगे कम समझने वालों से तो उनको लगेगा कि उनको कुछ भी नहीं आता है। अगर हम सिंपल पूछेंगे और वो उसका जवाब दे पा रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस, उनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है थोड़ा। प्रश्न अर्थपूर्ण हो, मीनिंगफुल होना चाहिए, संदेह पैदा करने वाला ना हो, संशय लेके आए, मन में डाउट्स क्रिएट करे, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। योग प्रशिक्षक पूरा प्रश्न विनम्रता पूर्वक पूछना है, पोलाइटली पूछना है, ऐसे रूड होके नहीं पूछना। अतः पाठ सिखाते समय शिक्षक सरल प्रश्न पूछे और कठिन प्रश्न पूछे। जो पाठ सिखाते आ रहे हैं, जो चैप्टर चल रहा है, जो भी लेसन कराया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके सरल भी प्रश्न पूछने हैं, और उसके बाद जब वो पूरा करा दिया जाए तो उसको कठिन प्रश्न हम पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक था बिल्कुल। आगे बढ़ो। आगे इसमें क्या है कि ये नाम याद कर लेंगे कि प्रशिक्षण एक कला और विज्ञान है। ये किसने माना है? गांगुली एवं मूर्ति। और ये 1976 उनके अकॉर्डिंग, 1976 यहाँ पे टाइम दिया है, एक सेकेंड, 1976 इनके अकॉर्डिंग जो प्रशिक्षण है एक कला है और विज्ञान है। तो इसको ध्यान रख लेंगे। टाइमिंग 1976। नेक्स्ट है, सेम बात रिपीट है जो ऊपर पड़ी थी।
वह एक विज्ञान की शाखा है जो शरीर विज्ञान, मानसिक विज्ञान, समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों पर चलती है। ये जो क्वेश्चन करते हैं तो ये सारे जो बेस्ड होते हैं वो वही होंगे, जो एनाटॉमी, जो कि आपने अभी विधियां जो होती हैं उनके जो सोर्सेज पढ़े थे वो इन्हीं पर बेस्ड पढ़े थे आपने, तो उसी से रिलेटेड प्रश्न आपके हो सकते हैं। जब अध्यापन विधियों के सोर्स पढ़े थे, याद है आपने क्या क्या पढ़ा था उसमें, बताएंगे कोई मुझे, या पीछे वाला भूल गए हैं? बताइए, कोई भी बताएं। अध्यापन विधियां पढ़ी, उसके बाद आपने सोर्सेज पढ़ा था, पूरा चैप्टर पढ़ा था एक ऐसी चीजों पर, क्या क्या था उसमें? इतना शांति, किसी को भी नहीं याद है? कुछ तो बताइए, कुछ तो पढ़ा होगा। मैम एक वही भी ना, लाइन? लेक्चर मेथड और वही ना मैम। नहीं 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 नहीं, ओके। लेक्चर मेथड तो उसकी विधियां थी, जो टीचिंग मेथड्स पढ़े थे, कि उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, कि आप जब कौन सी विधि आपको उपयोग में करना है उसके लिए आपको क्या चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, वो हमने जो चैप्टर पढ़ा था, टीचिंग मेथड्स के बाद सोर्सेज ऑफ टीचिंग, यानी यौगिक सिद्धांत, जो कि हमारे यौगिक प्रिंसिपल्स पढ़े थे, एनाटॉमी प्रिंसिपल्स पढ़े थे, साइकोलॉजी पढ़े का देखा था, यस यस। सोशियोलॉजिकल देखे थे, वो उसी पे वही सेम बात यहाँ पे की गई है। याद रखिए, पीछे वाला नहीं बोलना है। सोर्सेज क्या होते हैं, अगर आपको ये नहीं याद होगा कैसे क्वेश्चन का आंसर करेंगे? टीचिंग मेथड्स बताया, उनके सोर्स क्या है? सोर्स तो वही है ना कि आपको कितने सब्जेक्ट की नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग आप विधि चूज करेंगे, उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। क्लियर? यस मैम। जी मैम। जी, ओके। परंतु शिक्षण के सिद्धांत की विधि नहीं बना सकते, जैसे गणित में होता है। देखिए क्या होता है कि मैथ्स होता है ना, उसमें तो क्या होगा, हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि उससे सारे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। लेकिन जब बात हम सिद्धांत यानी जो हमारे थ्योरेटिकल, अगर हम बोल सकते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से लें, शिक्षण से लें, तो वहां पे क्या होता है कि कोई विधि आप क्रिएट नहीं कर सकते, आपको अलग अलग विधि आपको चूज करनी पड़ जाती है। कई बार डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है, कई बार आप व्याख्यान विधि चूज करते हैं, कभी आप कोई ड्रामा क्रिएट करके उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो कोई पर्टिकुलर एक कोई एग्जैक्ट कोई विधि नहीं है। प्रशिक्षण कला है, ये पढ़ चुके हैं, सेम लाइंस रिपीट, काफी इसमें रिपीट होंगी कुछ चीजें। कुछ लोग जन्मजात शिक्षक होते हैं। देखिए पहले भी हम बात कर चुके होते हैं इस बारे में कि जो ईश्वर होते हैं, जो भगवान है, एक कोई ना कोई दिव्य गुण ना हर किसी इंसान में होता है, किसी में डांसिंग का, किसी में टीचिंग का, किसी में आप सिंगिंग का होता है, कि वो बचपन से ही वो उसमें क्रिएटिव, कोई गेम्स में ज्यादा अच्छे होता है, तो जन्मजात होता है, क्योंकि उनमें प्रशिक्षण का गुण जन्म से ही है, क्योंकि वो जो उनके टीचिंग के गुण, सिखाने के गुण, एकेडमिक, वो बचपन से ही है। अब ये हो सकता है कि हम उसको ना पहचान पाए। दूसरा होता है कि परंतु कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षण की कला और विज्ञान सही प्रशिक्षण और अभ्यास से प्राप्त कर सकता है। एक होता है कि उनको जन्म से उन्होंने कुछ नहीं सीखा, वो तब भी। एक होता है कि वो बीएड कर रहे हैं या अपनी स्किल्स पे और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वो भी सीख सकते हैं। तो दोनों तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। प्रशिक्षण एक विज्ञान है क्योंकि उसका कोई परिपक्व सिद्धांत फॉर्मूला नहीं बना सकते। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें हम क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर की, कि कैसे क्वेश्चन आंसर इफेक्टिव है, तो यहाँ पे एक लाइन बोले प्राचीन, अगर हम पुरानी चीजों को देखें तो उसमें भी बताया गया, एक एग्जाम्पल दिया गया, प्राचीन समय में जब ऋषि सिखाते थे तो प्रश्नों से शिक्षण होता था। उस टाइम भी प्रश्न उत्तर चलते थे, कि क्वेश्चन किया उसका आंसर इस तरीके से, तब भी चलता, वहां से भी चलता है ये। और भगवत गीता में भी जो स्वामी राम सुखदास हैं, 2001 2001 के रेफरेंस में मिलता है कि वो भी अपने शिष्यों के प्रश्नों का हल करते थे। वो जो गुरु थे वो भी अपने शिष्यों के प्रश्नों का हल करते थे। और प्रशिक्षण के सभी प्रकारों में, जैसे घरोटे और गांगुली 2001, मुझे इसके बारे में नहीं पता है कि ये घरोटे और गांगुली क्या है, ठीक है, मैंने ज्यादा नहीं सुना इनके बारे में, अगर किसी को पता है तो बताएंगे। मैम ये घरोटे और गांगुली योगाभ्यास के अध्यापन विद्या बुक लिखी हुई है ना इन्होंने, तो इसके हाँ, तो लेखक है ना उसमें ये भी हो दोनों। सकता है कि उसमें क्वेश्चन आंसर से ही वो बनी हो, ठीक है, क्वेश्चन आंसर बेस्ड हो वो,
क्योंकि इनका एग्जाम्पल दिया है कि ये प्रश्नोत्तर वाली विद्या बड़ी पुरानी है, ये भी इसको फॉलो करते हैं। 2001 का रेफरेंस दिया है इन्होंने, गरोटे और गांगुली की, उनमें भी प्रश्नोत्तर की विद्या को उन्होंने बहुत पुराना माना है और उसको मतलब प्रायोरिटी में रखा है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है। तो आप इसको याद कर लेंगे कि इनका रेफरेंस दिया है। एक ये वाला याद कर लेंगे स्वामी रामदास जी का, जो भगवत गीता में भी, ये भी 2001 का है, ठीक है। सेम चीज ये कि दोनों 2001 का रेफरेंस है। मैम ऊपर एक चीज बताई आपने कि ये एक विज्ञान है क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते, तो विज्ञान में तो फॉर्मूले होते हैं ना मैम? हाँ, वही बोला है कि जो गणित है, इन्होंने इसके ऊपर एक लाइन और लिखा था कि जो गणित है उसमें साइंटिफिक है, मतलब ये साइंटिफिक प्रूव्ड है, बट मैथ्स की तरह इसमें फॉर्मूले नहीं बनाए जा सकते, कि जैसे मैथ्स में एज इट इज फॉर्मूले है ना, ये तो विज्ञान में तो फॉर्मूले है, लेकिन जैसे रिसर्च है वो भी साइंटिफिक बेस्ड है, तो रिसर्च भी जरूरी नहीं है ना कि फॉर्मूले पे बेस्ड हो, वो पूरा थियोरेटिकल भी यस होती है। मैम, हाँ, यस तो मैम, साइंटिफिक है, मतलब वैज्ञानिक है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें फॉर्मूले क्रिएट हो, ठीक है। मैम थैंक इसमें क्या है कि बड़ी सक्षम और लोकप्रिय, यानी जो प्रश्न उत्तर जो विधि है ना, उसको बहुत सक्षम, उसको उत्तम माना गया है और बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, उसको पसंद करते हैं इस विधि को, जिससे कि सीखने की सबसे अच्छी विधि मानी गई है। एक प्रक्रिया होने से बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को इस विधि से सिखाया जा सकता है। अगर क्वेश्चन आंसर किया जाए तो काफी हद तक नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। अभी प्रश्न पूछने का हेतु, मतलब जो कारण होता है वो क्या है, कल्टीवेट, मतलब जो क्यों प्रश्न किए जाने चाहिए उसका कारण क्या है। प्रश्न पूछने का हेतु होता है शिक्षक को बच्चे की क्षमता का पता चलता है और उसके आगे पीछे की स्थिति समझ में आती है। अगर हम कोई सब्जेक्ट करा रहे, अब जैसे क्या हुआ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया अध्यापन विधियों के जो स्रोत हैं, ठीक है, उनसे पूछा, अब ये मुझे एकदम पता चल गया कि आपने पढ़ा है लेकिन आप भूल गए, वो टॉपिक से आपका दिमाग ना वहां से हट गया है, नया नया पढ़ते जा रहे हैं, तो पीछे चीजें आपको पता तो थी लेकिन एग्जैक्ट आपको याद नहीं आया एकदम से, तो उससे ना पता चल जाता है हमें कहाँ पे आप भूल रहे हैं, कहाँ पे आप याद कर रहे हैं। तो ये आगे है प्रश्न पूछने का हेतु, पाठक और त्यागी जी की रेफरेंस यहाँ पे दिया है 1982 के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है कि इनके अकॉर्डिंग क्या है कि विद्यार्थी को प्रेरित कर विषय की तरफ उसका ध्यान खींचने में मदद मिलती है, कि जो स्टूडेंट है उनको हम मोटिवेट करके जो भी हम सिखाना चाहते हैं तो उसकी तरफ उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, रुचि बढ़ाता है और प्रश्न पूछने वाली क्षमता बनती है, जिससे खाली न बैठने में मदद होती है। और उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो भी अपना माइंड यूज करते हैं कि वो क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, तो जो खाली टाइम में अगर वो कहीं डाइवर्ट होंगे ना तो उससे बच जाएंगे। शिक्षक बच्चे की जो क्षमता होती है उसको भी समझते हैं कि वह कौन से विषय में रुचि लेता है, वह भी समझ में आता है, क्योंकि जैसे प्रश्न होंगे उसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि वो कितना डीपली उसको समझ रहे हैं या समझना चाहते हैं। शिक्षक को यह भी पता चलता है कि बच्चे को उसकी समझ आई है या नहीं, जिससे विषय में आगे बढ़ पाते हैं, कि उसमें आगे बढ़ना है या वहीं पे अभी उसको रोककर समझाना है, ये भी क्लियर हो जाता है। पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान मिश्रित करने के लिए, एड न्यू नॉलेज, आपका जो पुराना ज्ञान है उसमें कुछ न्यू ऐड कर देना, बच्चों को सोचने देता है और सोचने की आदत डालते हैं, मतलब कि ऐसी हैबिट को डेवलप करता है कि थिंक करने वाली ना, सोचने वाली, विचारों अपने अंदर चीजों को नई नई थिंकिंग लेकर आना। बच्चे की मुश्किल समझने के लिए, कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए प्रश्न अगर शिक्षक को अच्छे लगे तो वे समझ सकते हैं कि उसका प्रशिक्षण सफलतापूर्वक है। अगर बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्न उस लेवल के हैं जिस लेवल पे पढ़ाया गया है या उसके आसपास भी हैं, तो टीचर को पता चलता है कि जो उन्होंने पढ़ाया है वो सक्सेसफुल रहा है। विद्यार्थी को शिक्षण की सभी सीढ़ियों पर मदद करने के लिए, मतलब वो जो टीचिंग, वो जो पढ़ रहे हैं, जो उनको नॉलेज मिल रही है, उसके हर स्टेप्स पे उनको, वेरियस फेजेस पे उनको हेल्प मिलती है। अगर वो क्वेश्चन आंसर करते हैं तो इजी लेवल, हार्ड लेवल, वो हर तरीके से उसको समझ पाते हैं और मस्तिष्क को सक्षम बनाने में मदद मिलती है। मेंटल डेवलपमेंट होती है, मेंटल जो ब्रेन की डेवलपमेंट बढ़ती है, ठीक है। अगर हम ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं तो हमारी थिंकिंग जो स्किल्स है, हमारे स्किल्स पे काम करता है, हमारे कौशल पे काम करता है। प्रश्नों के, अब ये याद रखना कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो मेन हेडिंग्स आ रही है ना,
इन पे फोकस करना थोड़ा, कि कैसे सीक्वेंस बताया गया है कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। आपके अंदर जो क्वेश्चन है ना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन एज ए एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो स्टेप्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना है, प्रस्तावना मतलब होता है इंट्रोडक्टरी जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होता है उस टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं। तो ये स्टेप्स याद रखते जाना। सबसे पहले कौन सा है बताएंगे? प्रस्तावना प्रस्तावना प्रश्न। प्रश्न। प्रस्तावना या इंट्रोडक्टरी जो क्वेश्चन होते हैं, इंट्रोडक्शन जिनसे पता चलता है वैसे प्रश्न पूछने हैं। जैसे कि इससे क्या होता है कि विद्यार्थी की गहराई और पूर्व ज्ञान अनुभव खोजने के लिए, कि उनको पहले कितना ज्ञान है इस सब्जेक्ट के बारे में, उससे पता चल जाता है। कुछ नया जोड़ने के लिए, अब जो ज्ञान नहीं है उसको उसमें जोड़ दो जो आपको पहले से है। किंतु शिक्षक ध्यान रखे, क्या ध्यान रखना है इस टीचर को? पहला क्वेश्चन है, पाठ का आरंभ करते हुए जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, योग शिक्षक प्रस्तावना प्रश्न जैसे आसन से क्या समझ, सिंपल सा मतलब क्वेश्चन। अब ये नहीं पूछना आप हट प्रदीपिका स्टार्ट कर रहे हैं आप और पहले ही पूछ लिया आसन का लाभ क्या दिया है अंदर, वो बताइए, क्या ये ठीक होगा? आप बताओ क्या ठीक है ऐसे पूछना? आपने आज ही स्टार्ट किया है और पहला ही प्रश्न कर दिया कि आसन का लाभ बताओ, वो भी हठ योग प्रदीपिका में स्वात्माराम जी ने क्या बोला उसके अकॉर्डिंग। अब मत्स्येंद्र आसन का लाभ बताओ जो कि टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है। तो क्या ये सही है, ये प्रश्न ठीक होगा फर्स्ट क्लास में? नो नो मैम। हाँ, तो कैसा प्रश्न करने कि आसन से क्या समझते हैं, मतलब उससे ये पता चल जाएगा कि इनको कुछ नॉलेज है अभी या बिल्कुल बिगनर है। तो आसन से आप क्या समझते हैं ऐसा प्रश्न कर लेंगे तो जो भी उनको लगता है वो उसके बारे में बता देंगे। प्रारंभ में केवल 1 या 2 प्रश्न पूछने, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट बना के लानी है कि आज क्लास स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट क्लास में मैं 20-30 क्वेश्चन पहले पूछ लूं फिर बाद में आगे पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। पहले उनसे 1-2 प्रश्न जस्ट इंट्रोडक्शन के रूप में कि आप उनको समझ पाए, वो आपको समझ पाए कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, और आप ये समझ पाए कि कितना आपको उसको किस लेवल पे लेकर जाना है, कि थोड़ा मतलब ज्यादा पढ़ाना है। जैसे अनुभव की बात की थी, अनुभव में क्या होगा, वो ज्यादा सीखना चाहेंगे तो उस हिसाब से पढ़ाना है। बिगनर्स हैं तो उस हिसाब से आपको पढ़ाना है। फिर है कि ये बच्चे को शिक्षित करने में शिक्षक के काम आता है और विद्यार्थी मस्तिष्क का उपयोग करने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक, वो खाली बैठे हैं। अभी आपने क्लास स्टार्ट की, आपसे आपने क्वेश्चन किया प्राणायाम की डेफिनेशन, मतलब प्राणायाम से आप क्या समझते हैं या प्राण से आप क्या समझते हैं। अब क्या वो सोचना शुरू करेंगे, कुछ तो एटलीस्ट उनको जो पहले पढ़ा होगा सुना होगा कुछ तो वो सोच पाएंगे, तो उनका मस्तिष्क जो ब्रेन है वो यूज होना स्टार्ट होगा। अभी जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं खेती से, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर से एग्जाम्पल ये है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ठीक है, रुई का उत्पादन। तो रुई का उत्पादन अगर आप पढ़ाने जा रहे हो तो कैसे क्वेश्चन पूछोगे कि फर्स्ट क्वेश्चन इससे बन जाएगा कि अपना शरीर के मतलब आपको बताना है कि जो कॉटन निकलेगा वो कैसे हेल्पफुल होगा। तो आपने बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ लिया कि जो आपका शरीर है आप उसको कैसे ढके या कपड़े कैसे बनते हैं। तो जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपना ब्रेन को यूज करना पड़ेगा कि जो कॉटन पढ़ाने जा रहे हैं इसका इससे रिलेशन क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन क्यों आया। अब ये हमारे काम का नहीं है कि रुई किस पेड़ से आती है क्या होता है। अब हम योग के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि यौगिक प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो प्रश्न हमारे होंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग के प्रश्न बोला है, स्वस्थ जो स्वस्थता है वो क्यों चाहिए, क्यों स्वस्थ रहना है हमको, रोज के काम के लिए क्यों जरूरी है, शारीरिक शक्ति यानी जो फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस है वो क्यों जरूरी है, अपने जीवन में जरूरी है वह जरूरी है और क्या जरूरी है, ठीक है, क्यों चाहिए, शक्ति मिलेगी कैसे आपको, और पारंपरिक ग्रंथों में आसनों का क्या उद्देश्य है। अगर हम नॉर्मल टेक्स्ट देखें, अगर हम टेक्स्ट की बात करें, जो ग्रंथ हैं हमारे जो कि ट्रेडिशनल ग्रंथ हैं उनको देखें तो उसमें आसन जो आसन है वो क्यों दिए गए हैं, आसनास्त्र दिए गए हैं। तो पहला आपका ये हो गया इंट्रोडक्टरी जो आपका आप क्वेश्चन पूछेंगे उनसे। दूसरा है प्रश्न बनाना, डेवलपिंग क्वेश्चंस, कैसे प्रश्न बनाने हैं। पहला हो गया इंट्रोडक्टरी, दूसरा है प्रश्न बनाना। ये विद्यार्थी को किसी अभ्यास अथवा विषय में आगे बढ़ाने में शिक्षक की मदद करते हैं, ठीक है, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको आगे बढ़ाने में, वही थॉट प्रोसेस पे काम करने में आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर हम बात कर रहे हैं कि कोलकाता जो पोर्ट है उसके बारे में अगर बात करें
तो जो पोर्ट है उससे क्वेश्चन कर लिए कि भारतीय नक्शे में कलकत्ता पोर्ट किधर है। एक बेसिक क्वेश्चन उनसे पूछना है कि आपको क्या पता है कि वो किधर है, कौन सी जगह का नाम, मतलब कोलकाता में कौन सी जगह का नाम है खिदिरपुर। तो ऐसे प्रश्न। आगे बढ़िए, योग से देखिए आप। अगर हम बात करें एक योग शिक्षक की, तो वो कैसे प्रश्न पूछेंगे। इस मानव शरीर के चित्र में कितने अंग हैं, कोई चित्र दिखा दिया, उसने पूछा कि शरीर में कितने अंग हैं, उनके नाम क्या है, तो उनमें से 2 4 जो भी नाम आते होंगे वो बता देंगे। जो गुर्दा यानी किडनी कहाँ स्थित है, उसका नाम क्या है, उस अंग का दूसरे अंग से संबंध क्या है, योगिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, यानी एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आप क्या समझते हैं, योग में पढ़ना क्यों आवश्यक है। तो उससे क्या होगा, बच्चे सोचना स्टार्ट करेंगे, साइकोलॉजी क्यों जरूरी है, योगिक सिद्धांत प्रिंसिपल्स पढ़ना क्यों जरूरी है, सोशियोलॉजी का ज्ञान होना क्यों जरूरी है। तो ये सारी चीजें। नंबर 3 है, आपने पहला क्या पढ़ा बताइए मुझे, फर्स्ट पॉइंट क्या देखा था। प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न, सेकंड प्रश्न बनाना। प्रश्न बनाना। प्रश्न बनाना, ठीक है। अब 3 आ गया आपका, पॉइंट्स याद रखना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस हेडिंग याद रखना, इसमें सिर्फ हेडिंग है इस चैप्टर में, उसके अंदर आपका मतलब कि कुछ चीजें ज्यादा है नहीं एग्जाम पर्पज से। बाकी आप क्लास में अगर पढ़ाने जा रहे हैं, आप एज अ प्रोफेसर आप जा रहे हैं, तो जरूर आपको पढ़ना चाहिए, बहुत हेल्पफुल है वो। आपको कैसा टीचर बनना है अगर आप मैम ये, नोट में फिर ये पॉइंट पॉइंट ही लिखे ना। हाँ ये पॉइंट्स लिखिए आप, ठीक है, बिल्कुल। मैं भी यही पॉइंट्स दूंगी आपको लिखकर, ठीक है, उसमें अंदर की चीजें जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट्स वो बनाइए जो आपको नहीं आता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, शॉर्ट नोट्स वो बनाइए जो आपको नहीं आता, जो आता है उसकी लिए लिखकर टाइम वेस्ट क्यों करना है। वही चीजें लिखो जो इम्पोर्टेंट लगती है और जो आपको नहीं आते हैं। जो आता है वो तो आता ही है ना, उसका क्यों टाइम देना है। विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, यानी कि जो थॉट प्रोवोक करते हैं हमारे, ऐसे क्वेश्चन बनाना है। यह विशेष ढंग से नए विचार विकसित करने के लिए पूछे जाते हैं, कि आपसे ऐसे थोड़े कंफ्यूज करने वाले प्रश्न पूछे जाएं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएं। कैसे प्रश्न हो सकते हैं वो, कि अगर हम ऐतिहासिक विषय लें, हम हिस्ट्री को देखें, तो अकबर और राजपूत कुटुंब का संबंध, यानी इन दोनों परिवारों का जो संबंध है उसके बारे में बात की गई है, कि अकबर ने सर्वोच्च गद्दी राजपूत को क्यों दी। अब क्या हुआ, ऐसा क्वेश्चन किया कि क्यों दी, उन्होंने उन्हीं को क्यों दी। तो उससे क्या होगा ना, कि आप सोचने भी मजबूर होंगे, फिर आप जो राजपूत हैं उनके बारे में भी पढ़ना चाहेंगे और अकबर के बारे में भी पढ़ना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ होगा। राइट और रॉन्ग लग रहा है आपको, कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया वो सोचने पे मजबूर कर रहा है आपको, कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्या रिलेशन था कि उन्होंने इनको ही दिया होगा। योग के पर्सपेक्टिव में देखते हैं हम। अब कैसे आपका थॉट प्रोसेस इसमें काम करेगा, कि जो स्नायु व्यवस्था है यानी मस्कुलर सिस्टम की अगर बात करें, तो आसनों का क्या संबंध है, वो कैसे आसन उस पर इफेक्ट डालेंगे। अब आप सोचना शुरू करेंगे, सोचेंगे तो आपको जो मस्कुलर सिस्टम है वो भी जानना पड़ेगा, और आसन कौन सा कर रहे हैं उसका इफेक्ट कहाँ आता है वो भी आपको जानना पड़ेगा। नाड़ियों की व्यवस्था, नर्वस सिस्टम और प्राणायाम का क्या संबंध है। अब आपको नर्वस सिस्टम पढ़ना पड़ेगा पूरा, कि कैसे फोर ब्रेन कहाँ है, मिड ब्रेन कहाँ है, हिंड ब्रेन कहाँ है, और फोर ब्रेन के कौन सा पार्ट होता है, कैसे आपका जो नर्व्स है उन पे आपका इफेक्ट जाएगा, कैसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पे इफेक्ट जाएगा। तो आपको एएनएस पढ़ना पड़ेगा, पेरिफेरल पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होगा, तब आप उनका रिलेशन निकाल पाएंगे। तो आपको सोचना पड़ेगा ये। यौगिक अभ्यास सीखने का क्रम क्या हो सकता है, कि जब यौगिक अभ्यास सीखें तो किस क्रम में सीखें। कुछ भी, कोई भी क्रम आप देख सकते हैं, कि जब आप क्लास कराते हैं, या तो आप इजी टू हाई की तरफ, मतलब सूक्ष्म क्रियाएं कराए, फिर ज्यादा चीजें और एडवांस पोस्चर की तरफ गए, या फिर एक क्लास की बात करें तो आपने सूक्ष्म से स्टार्ट किया, फिर सिटिंग में लिया, या स्टैंडिंग में, या प्रोन, या सुपाइन पोस्चर। तो कुछ भी क्रम आप देख सकते हैं। हमें पारंपरिक किताबों में कोई कड़ी मिलती है, मतलब जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट पढ़ते हैं उनके बारे में कुछ आप जानना चाहें, तो वो सोचने पर मजबूर करते हैं। योगा थिंकिंग जो प्रोवोक करते हैं हमारी अब नेक्स्ट 4th पॉइंट आ गया आपका, कुछ समस्या वाले जो प्रॉब्लम को क्रिएट करें, ठीक है, कुछ समस्या उत्पन्न करें, कि ऐसे प्रश्न, कैसे प्रश्न, समस्या वाले प्रश्न, ठीक है। नंबर 4 पे इतिहास से लिए गए विषय की तरफ, जैसे विश्व युद्ध, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के सामने प्रश्न रखते हैं कि अगर बहुत बड़ी 2 शक्तियां जैसे रूस और अमेरिका युद्ध करें तो, ठीक है, ये एकदम
डिफिकल्ट है, ये अभी हुआ नहीं है, अभी होगा, तो उसके बारे में सोचना शुरू करना। अगर होगा तो इसमें बहुत डीप सोचा जा सकता है कि किसका कितना नुकसान होगा, उन दोनों का युद्ध होगा तो हमारा कितना नुकसान हो। किसी का माइक अनम्यूट है, वो म्यूट करेंगे प्लीज। तो ये आपको ऐसे प्रश्न होते हैं। अगर हम योग के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो योग के क्षेत्र में प्राणायाम का श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से संबंध, कि प्राणायाम और जो श्वास प्रश्वास होता है नॉर्मल इनहेल एक्सहेल, उनका आपस में क्या रिलेशन। अब जिनको प्राणायाम और श्वास प्रश्वास, जो कि मैंने पहले भी पढ़ाया था, अब इन दोनों का डिफरेंस, जिनको प्राणायाम और इसके बारे में क्लियर होगा तो वो बता देंगे, जिनको नहीं होगा उनके लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी कि श्वास तो हम दोनों में ले रहे हैं, फिर फर्क क्या हो गया दोनों में। क्या प्राणायाम श्वास प्रश्वास से, नाड़ी संस्थान से संबंधित है, कि जो प्राणायाम किया जाता है या श्वास प्रश्वास की जाती है, क्या वो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है या रेस्पिरेटरी पे इफेक्ट डालता है, रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम पे। क्या श्वास को रोकना प्राणायाम है, क्या जब हम ब्रीथ रोक लेते हैं वो प्राणायाम है। गाना गाते समय या वजन उठाते समय भी श्वास को होल्ड किया जाता है, कई बार ब्रीथ होल्ड करके करते हैं, तो क्या उसको प्राणायाम कहेंगे। हम श्वास लेते हैं इसलिए छाती का विस्तार होता है, यानी जो हमारी चेस्ट होती है वो एक्सपेंड होती है, और छाती का विस्तार होता है इसलिए श्वास लेते हैं। मतलब दोनों को अपोजिट करके सोचने लगे, क्या ये दोनों में ठीक क्या है, ये फर्स्ट ठीक है या सेकंड ठीक है। तो समस्या उत्पन्न हो गई, दो कंडीशन आपके सामने है, अब दोनों में ठीक क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न होते हैं समस्या उत्पन्न करने वाले। श्वास लेने पर छाती का कौन सा विस्तार मतलब विस्तार होता है, कौन सा रीजन में आपका, कौन सा जो सिस्टम का कौन सा ऑर्गन है, कौन सा पार्ट है कि उसमें एक्सपेंड होगा वो। तो आपको नॉलेज होगी तो पता, आप बता देंगे, नहीं होगी तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। बोध कराने वाले यानी कॉम्प्रीहेंशन वाले जो प्रश्न होते हैं। अच्छा बताएं फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट नंबर पे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना पूछना, ओके। सेकंड नंबर प्रश्न बनाना, डेवलपिंग क्वेश्चन। ठीक है। थर्ड विचार विचार करने पर मजबूर करते हैं जो विचार करने पर मजबूर करने वाला। वाले, ठीक है। नंबर 4 फिर कुछ जो समस्या समस्याओं को उत्पन्न करते हैं, हाँ, और नंबर 5 पर आ गए आपके बोध कराने वाले प्रश्न। बोध कराने वाले। कॉम्प्रीहेंशन जो होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है पर कि फोर क्या है ऐसे, मैम, समस्याओं का समाधान। कौन सा दी, फोर 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 दिखा है। हाँ ये देखिए, कुछ समस्या। समस्या वाले प्रश्न जो समस्या उत्पन्न कर दें कि दोनों के बीच में सही क्या है और गलत क्या है, वो निकाल देना, ठीक है। कंफ्यूजन हो गई, ऐसी कंडीशन आपके सामने की समस्या है कि सही क्या है, कि श्वास प्रश्वास और प्राणायाम में फर्क क्या होगा। ऐसे बोध कराने वाले प्रश्न होते हैं कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें क्या होता है, ऐसी प्रश्न जो पाठ के बारे में सही समय दिलाने के लिए शिक्षक वर्ग सिखाते हैं। ऐसा प्रश्न विद्यार्थियों की ग्रहण शक्ति बढ़ाता है, जो उनकी कैचिंग पावर होती है उनको बढ़ाते हैं। कैसे प्रश्न होंगे, ऐतिहासिक, अगर हम हिस्ट्री का विषय देखें, सिकंदर और पोरस, सिकंदर ने भारत पर हमला क्यों किया, उसका रीजन पता लगाना, उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। पोरस ने सिकंदर के साथ क्यों लड़ाई की, पोरस युद्ध क्यों हारे। तो इसमें क्या हो रहा है कि उन दोनों के विषय में आपको ज्ञान हो रहा है, बोध हो रहा है। अब योग की बात करें तो हम आसन सिद्धांतों को क्यों अपनाएं, कि जो योगिक प्रिंसिपल हैं उनको क्यों अपनाएं, अगर यम नियम है वो क्यों जरूरी है, तो आपको उसका ज्ञान हो रहा है। आप फिर क्या करेंगे, अष्टांग योग पढ़ेंगे कि क्यों एक प्रारंभिक साधक है उसको यम नियम को फॉलो करना है। प्राणायाम के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल किन के, जो प्राणायाम के प्रिंसिपल है वो क्या होंगे, वो कैसे कैसे काम करता है, कैसे आपको स्टार्ट करना है। अगर ध्यान है तो ध्यान आपको कब करना है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल क्या है। तो आप देखेंगे कि पहले प्राणायाम को सिद्ध करना है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है, तो फिर आपको उसका बोध होगा, उसका ज्ञान होगा। आसन कैसे किए जाएं, आसन की टेक्निक है तो आप उसका ज्ञान करेंगे फिर। तो इन चीजों के बारे में हम बात करें तो ये होते हैं बोध कराने वाले प्रश्न। नेक्स्ट है तुलनात्मक प्रश्न। तुलनात्मक होते हैं कि दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए, दो चीजों के बीच में, कि इसमें ऐसा है और इसमें ऐसा है तो कौन सा सही होगा, या क्या दिया गया है हठ प्रदीपिका में आसन के बारे में ये दिया गया है तो ग्रंथ संहिता में क्या दिया गया है, तो दोनों में कंपैरिजन करना। जैसे जीने की विद्या या पद्धति, विषय है जीने की विद्या, तो इसकी वे ऑफ लाइफ और लाइफ पैटर्न अगर हम बात करें
तो इसमें बंगाल और पंजाब 2 सिटी को ले लिया, 2 शहर को ले लिया। उनका मौसम कैसा होता है कि आप बंगाल में रहेंगे तो कैसा मौसम होगा दिन में, और पंजाब में रहेंगे तो कैसा होगा। इन लोगों के कपड़े कैसे होते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करना कि पंजाब में ज्यादा सूट पहना जाता है, बंगाल में बंगाली साड़ी को प्रेफरेंस दी जाती है, यहाँ पे पटियाला सूट ज्यादा प्रेफरेंस में रहता है। ठीक है, तो उनके बीच में डिफरेंस पता करना, तो ये होता है तुलनात्मक अध्ययन करना। अब योग के बारे में देखें आप अगर, तो आसन और व्यायाम में भिन्नता क्या है, ये आपने पढ़ा भी था स्टार्टिंग में कि जो आसन है व्यायाम है उनमें भिन्नता क्या, उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना। प्राकृतिक श्वास और प्राणायाम एवं गहरे श्वास में क्या भिन्नता है कि जो नेचुरल आप ब्रीथ कर रहे हो, आप पूरे दिन करते रहते हो, या आप प्राणायाम कर रहे हो, या फिर आप डीप ब्रीथ कर रहे हो, तो तीनों में अंतर क्या है, ये होता है तुलनात्मक अध्ययन। अब होते हैं सारांश वाले कि जिसमें पूरा कंक्लूजन निकल के आता है। इसमें कैसे प्रश्न होंगे आपके, आपने कश्मीर जो कश्मीर में लोग हैं उनके बारे में आपने जाना कि वो रहते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, फिर उनकी जीवन शैली का आपने पूरा पता लगाया, वो होता है पूरा कंक्लूजन कि उनका पूरा लाइफस्टाइल क्या है, कैसे कपड़े पहनते हैं, उनका खाना क्या है, उनका काम क्या है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, सोर्स ऑफ अर्निंग उनका ज्यादा क्या रहता है। तो ये होता है कि पूरा सारांश निकाल देना। जैसे कि योग क्षेत्र में आसन और प्राणायाम हम क्यों करते हैं, क्यों करना है, ठीक है, एक नए इंसान को आप समझाएंगे तो उनको पूरा सारांश बताएंगे ना कि आपको क्यों करना है, आपकी फिजिकल बॉडी पे कैसे इफेक्ट डालेगा, आपकी मेंटल हेल्थ पे कैसे इफेक्ट जाएगा उसका, बंध और मुद्रा की भूमिका क्या है, और महर्षि पतंजलि के अनुसार योग में कितनी सीढ़ियां, उन्होंने कितने चरण बताए हैं, क्या बताया कि जो एक कितनी कैटेगरी में साधक उन्होंने माने हैं, और उनका अभ्यास कैसे बताया उन्होंने, मन की चंचलता के बारे में क्या बताया है, वृत्तियां कितनी बताई हैं, और जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वो क्या बताई हैं, मन को प्रसन्न करने के कितने स्टेप्स बताए हैं। कुछ भी हो सकता है, वो होता है सारांश। आपने एक चीज को पढ़ा फिर उसके बारे में उसका कंक्लूजन निकाला। तो ये आपने देखे कितने हो गए आपके 7 पॉइंट्स, ठीक है, ये 7 पॉइंट्स आपके यही मेन है। तो एक बार बता दोगे मुझे 7 पॉइंट्स, चलो बताना स्टार्ट करो फिर से। नंबर 1 प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना ठीक है, प्रश्न। ठीक है। नंबर 2 सभी बोलने की प्रश्न कोशिश बनाना। करें। प्रश्न बनाना। ठीक है। नंबर 3 विचार करने करने पर वाले मजबूर करने वाले। वाले प्रश्न। हाँ, नंबर थॉट्स 4 प्रोवोक करने वाले। समस्याओं को उत्पन्न करने वाले समस्याओं को प्रश्न। उत्पन्न करने वाले प्रश्न। ठीक है। फिर नंबर बोध 5 कराने वाले बोध प्रश्नों को। प्रश्न। बोध नंबर 5 कराना। मिक्स हो तुलनात्मक गया प्रश्न उसके बाद जिससे तुलना करते हैं हम और लोग, सारांश प्रश्न। और नंबर ठीक 7 है, पर सारांश प्रश्न करते हैं। ठीक है। आप देखो, अगर आपने अच्छे से क्लास में अटेंटिव रहे हो ना तो आपको इसको दोबारा एक बार आप देखोगे आपको याद रहेगा। अगर आप इतना टाइम दे रहे हो तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर को आपको दोबारा ज्यादा टाइम देने की नीड नहीं है, तो आपने यहीं पे याद कर लिया तो हो जाएगा। ठीक है, आगे एक बार देख लीजिए बस इसमें कि अच्छे प्रश्न जो बनते हैं उनमें क्या आप जो टीचर है उनको या जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं उनको क्या ध्यान रखना है। प्रश्न पूछना कला और विज्ञान है, ये आपको पहले भी बता दिया गया है। क्या करें और क्या ना करें, कितनी मात्रा में हो, ये ध्यान में रखना है। और जो प्रश्न है वो क्या होना चाहिए, प्रश्न छोटा होना चाहिए और सारगर्भित होना चाहिए, यानी पिन पॉइंटेड होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। मतलब उसमें बहुत ज्यादा उसको लंबा नहीं खींचना है, छोटा प्रश्न करना है, उसका आंसर देना है, फिर आगे बढ़ना है। किसी भी हिसाब से बड़े बड़े प्रश्न ना हो, सीधे सीधे विषय से संबंधित होने चाहिए। जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं वहीं से प्रश्न करने हैं, बाहर की चीजों से प्रश्न नहीं करने। अगर कोई टॉपिक अगर उठ भी जाता है बाहर का तो उस पर डिस्कशन करना है, क्वेश्चनिंग स्टार्ट नहीं कर देनी है। विद्यार्थी की आयु और लिंग के हिसाब से, जेंडर और उनकी एज के हिसाब से प्रश्न करने हैं। कठिन प्रश्न बड़े विद्यार्थी को और सरल प्रश्न कमजोर को, ये बता दिया था मैंने पहले भी। प्रश्न की भाषा सरल होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। शिक्षक कठिन शब्द का प्रयोग ना करें, इजी से इजी लैंग्वेज में आपको वर्ड्स को चूज करना है। सभी प्रश्न बच्चों को बढ़ावा देने वाले होने चाहिए कि उनको मोटिवेट करें, ऐसा ना हो कि उनको डिमोटिवेट करें। सभी प्रश्न विद्यार्थियों से करें, ना कि विशेष विद्यार्थियों से।
मतलब ऐसा ना हो कि आप कोई स्पेशल जो आपके फेवरेट बच्चे हैं उन्हीं से पूछे जा रहे हैं, बाकियों को आप नहीं पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। प्रश्न विषय के अनुरूप हो, अर्थपूर्ण हो, मीनिंगफुल होना चाहिए। विनम्रता पूर्वक आपको बहुत पोलाइटली पूछना है। किसी विद्यार्थी पर हमला ना करें, उसे परेशान ना करें, किसी को स्पेशली टारगेट नहीं करना कि उनको आपसे ऐसा लगे, इनसिक्योरिटी फील हो कि आप उन्हीं से पूछते हैं बार बार। प्रश्न जल्दबाजी में ना पूछें, विद्यार्थी को सोचने के लिए और विचार विनिमय के लिए समय देना चाहिए, उनको सोचने के लिए टाइम देना है। बार बार प्रश्न ना पूछें, वाक्य बदल कर पूछें। एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट नहीं करना, फिर दूसरा प्रश्न या वही प्रश्न दोबारा पूछ रहे हैं तो उसमें कुछ एड ऑन करके पूछ लेना है। हाँ या ना वाले जो ज्यादा प्रश्न नहीं पूछने हैं, क्योंकि वो अस्पष्ट भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो बाय फ्लूक मतलब तुक्के से आंसर कर दें, पर ये भी हो सकता है कि उनको उसका जो बेसिक उनको नॉलेज होना चाहिए वो नहीं हो। केवल प्रश्न करने के लिए प्रश्न ना करें, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए प्रश्न नहीं करने। प्रश्न का उद्देश्य होना चाहिए कि सामने वाला सीखे उससे। आप पूर्ण प्रश्न ना पूछे, आधे अधूरे प्रश्न नहीं पूछने। अब बताइए, ये चैप्टर समझ में आ गया आप सभी को? जी मैम, बहुत अच्छे से। हाँ, बहुत इजी था और स्टेप्स याद करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें से क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पूछ रहे हैं 8 जो है आपका पाठ नियोजन। बताएं पाठ नियोजन से आप क्या समझते हो? लेसन प्लानिंग, लेसन प्लानिंग कब करते हैं? लेसन प्लानिंग पढ़ाने से पहले। पढ़ाने से पहले। अगर नहीं करके आए तो क्या होगा? क्या हम नहीं आ सकते बिना लेसन प्लान तैयार किए पढ़ाने? इतना इफेक्टिव नहीं होगा मैम फिर। इफेक्टिव नहीं होगा, ओके। और कोई? बाकी सभी कहाँ गए? कुछ और बोलिए। कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और मैम एक फोकस रहता है हमारा कि हमें पॉइंट यही टू पॉइंट पढ़ाना पढ़ाना है। होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डिस्ट्रैक्शन कम होता है ना, हम बाहर की चीजों को ऐड ऑन नहीं करते, हमें पता है कि हमें ये चैप्टर पढ़ाना है तो इसी पे फोकस रहेगा। और कुछ? रिपीट रिपीट नहीं होता है सर मैम, नोट्स हाँ, निकाले तो। रिपीट नहीं होती चीजें, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, आपने मेन मेन चीजें जो बताई वो बिल्कुल ठीक है। अब बस आपको थोड़ी चीजें इस बुक के अकॉर्डिंग समझ लेनी है, क्योंकि मैं एक चीज को बहुत बार रिपीट करती हूँ और शायद आप उसको सुन के बोर भी हो जाएंगे, लेकिन मैं यही बार बार बोलती हूँ, एग्जाम पर्पज से जो बुक में लिखा है उसी को दिमाग में रखना है। आप क्या सोचते हैं अभी उसको नहीं सोचना बस, क्योंकि बुक में कुछ चीजें आपकी समझ से थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती हैं, तो बुक में जैसा लिखा है उसको वैसे ही याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी स्टेप्स पे पूरा फोकस होना चाहिए, आपको स्टेप्स याद करने हैं। इसमें 12 स्टेप्स मेन दिए गए हैं, उन 12 स्टेप्स को ध्यान में रखना जरूरी है। पाठ नियोजन यानी लेसन प्लान, हमने पूर्व में देखा कि अध्यापन का हेतु छात्रों में अच्छा परिवर्तन करना होता है, कि उनको चेंज लाना। ऐसा नहीं पढ़ा दिया चलो आपने सीखा नहीं सीखा कोई मतलब नहीं, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा एम ये है, ऑब्जेक्टिव साथ में ये कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही है अलग चीजों की। आप एक टीचर बनेंगे तो आप भी इसको अप्लाई करेंगे, आप इंस्ट्रक्टर हैं तब भी आप अप्लाई करेंगे। बट मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, मेरा मेन एम, ऑब्जेक्टिव तो छोड़ो, छोटा वर्ड है, एम है कि आपका क्वेश्चन अगर आए इस बुक से तो आप छोड़ के ना आए या गलत ना करके आए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी हर तरीके से कि आपको हर एक चीज में समझा दूं, कि जब क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप कंफ्यूज ना हो और आप क्लास को एकदम याद करें कि हाँ आपने ऐसा पढ़ा था, आपने क्विज में आंसर भी दिया था, तो आपको याद रहे। तो परिवर्तन लाना, अब इस हेतु की पूर्ति के लिए अध्यापन द्वारा सफल नियोजन किया जाना आवश्यक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जो प्लानिंग करनी है वो बहुत अच्छे से करनी है। अगर प्रत्येक पाठ की योजना बनाई जानी चाहिए, हमें पहले एक लेसन प्लान तैयार करना है कि हमें क्या करवाना है, जो रिटर्न में होगा, ठीक है। रिटर्न में बात कर रहे हैं हम, ओरली आप एक फ्रेम कर लो, वहां पहले आप माइंड में फ्रेम करोगे वो अलग चीज है, बट हम यहाँ पे रिटर्न की बात कर रहे हैं। इसके फायदे क्या है? एक तो अध्यापक को अपने विचारों को गठित करने में सहायता मिलेगी, जैसे कि हमने जो भी हमने सोचा है, ऑर्गेनाइज किया है, उनको हम पूरा एक साथ उसको वेल प्रिपेयर्ड करके उसको एक पीपीटी में या अपने नोट्स में या हमें जो पढ़ाना है वो अपनी व्यूज में हम उसको डाल सकते हैं। इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंट बढ़ता है, कि एक जो अच्छा टीचर होता है ना वो पढ़ाने से पहले पढ़ के आता है, सबसे पहली बात।
अगर आप उठकर पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे तो आप बीच में अटकोगे। अगर आप पढ़कर आते हो पहले से, ठीक है, मैंने जो अच्छे टीचर जिनको मैं फॉलो करती हूँ उनको मैंने पढ़ते हुए देखा है। वो पढ़ाने आएंगे तो पहले बैठ के देखते हैं कि उनको क्या पढ़ाना है, चाहे वो डेली पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी वह मार्ग विचलन से बचता है। यानी क्या होगा, आपका डायरेक्शन को लूज नहीं करेंगे आप, ठीक है। मार्ग विचलन यानी आप जिस डायरेक्शन पे चल रहे हैं उसको उससे भटकेंगे नहीं। अध्यापन प्रक्रिया और उद्देश्य को मन में रखने में सहायता मिलती है कि आपकी जो टीचिंग प्रोसीजर है और जो आपका उद्देश्य है वो आपके मन में आपका रहेगा। आवश्यक सामग्री की उपलब्धता पक्की हो जाती है और अंत समय में पर्याप्त सामग्री को ढूंढने के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। अब क्या है कि मुझे पढ़ाना है अभी टीचिंग मेथड्स, मेरी क्लास है आज 8 बजे। मैंने सोचा कि चलो ठीक है 8 बजे है तो 7:55 पे अपनी स्लाइड वगैरह देख लूंगी कौन सी है, ओपन करके रख लूंगी बाद में और तभी कर लूंगी ओपन आराम से। पता चला कि मेरी तो उस फोन से वो स्लाइड डिलीट हो चुकी थी, उस टाइम पे मिली ही नहीं मुझे। तो उसमें क्या होगा उस टाइम पे बताइए। अगर मेरी स्लाइड नहीं होगी या मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ उसको टाइम पे तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा मैम। टाइम वेस्ट होगा। क्लास के बच्चे हैं वो एक माइंड प्रिपेयर करके आए हैं, उनको पढ़ना है। जब उनके 15-20 मिनट खराब हो जाएंगे तो उनका भी मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, क्योंकि उतनी देर में उनका माइंड कहीं और डाइवर्ट होने लगेगा। तो इसलिए जो नीड है हमें, जो कि हमें टीचिंग ऑब्जेक्ट, जो हमारे जो कि हमें सामग्री चाहिए, जो कि हमें टीचिंग एड्स चाहिए, वो सारे हमारे पास होंगे, जो टूल्स हमें चाहिए। भविष्य की योजनाओं के लिए एक सहायता होती है कि हमें जो फ्यूचर जो प्लान्स है हमारे, उनके लिए हमारे लिए ये हेल्पफुल होता है। अच्छी पाठ योजना के आवश्यक गुण क्या होते हैं? देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था पहले, ये रिपीट मतलब पहले आया हुआ है। तो क्वेश्चन आया था कि पाठ योजना कब बनाना है, 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 2 घंटे पहले, या इनमें से कोई नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, कोई टाइम नहीं दिया है, एक स्टेटमेंट बोली है बस, कुछ समय पूर्व, कुछ समय पूर्व, ठीक है। मतलब ठीक क्लास से पहले, वहां पे ऐसे नहीं था कुछ समय, क्लास से ठीक पहले या क्लास से 2 घंटे पहले या 2 दिन पहले या जैसे भी है। तो आप क्या लिखेंगे बताएंगे? कुछ समय पूर्व बनाना चाहिए। हाँ, मतलब क्लास से बिल्कुल ठीक पहले की बात यहाँ पे हुई। अगर आपके पास क्लास से पहले का ऑप्शन है ना, आप वही चूज करेंगे, क्योंकि कोई टाइमिंग नहीं दी यहाँ पे और इन्होंने क्लियरली बोला है कुछ समय, कुछ में बिल्कुल क्लास से पहले की बात है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया था। ये स्पष्ट हो और विस्तृत हो, स्पेसिफिक होना चाहिए और डिटेल्ड में होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता का विचार ध्यान में रखकर, सभी को ध्यान में रखकर, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को ध्यान में रखकर वो बनाना चाहिए कि क्लास में कितने तरीके के स्टूडेंट हो सकते हैं। जैसे कि 4 टाइप्स के आपको मैंने कल भी बताए थे, 4 टाइप्स कि ऐसे आपको मिल सकते हैं, बिगनर्स मिल सकते हैं। तो सभी तरह के ध्यान में रखते हुए इसमें निम्न बातें होनी चाहिए। पाठ के उद्देश्यों का कथन होना चाहिए कि जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव्स वो दिखे। क्रियाओं या अनुभवों का क्रमबद्ध, जो कि क्रियाएं, जो एक्टिविटी होनी है, जो एक्सपीरियंस है, उनको क्रमबद्ध यानी एक स्टेप्स में होना चाहिए। आवश्यक सामग्री की सूची, जो भी मटेरियल चाहिए उसकी लिस्ट होनी चाहिए। प्रयुक्त क्रियाविधि का विवरण, जो भी हम मेथड और प्रोसीजर यूज करेंगे उसको लिखना चाहिए। पूर्व और पश्चात योजनाओं को जोड़ने का प्रावधान, कि जो प्रीवियस में और जो फ्यूचर में कुछ उसमें जोड़ सके, ऐसा भी उसमें ऑप्शन होना चाहिए। पाठ के अंत में अध्यापक द्वारा दी गई टीका टिप्पणी देने का प्रावधान, और पाठ के अंत में उसके बारे में जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में कोई कमेंट्स देना, फीडबैक देना, उसका भी इसमें होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स बताए गए हैं कि ये बातें जो एक अच्छी जो लेसन प्लान होता है उसमें होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ से शुरू होता है आपका मेन स्टेप्स, ये इंपॉर्टेंट है। 12 स्टेप्स बताए हैं, 12 स्टेप्स को एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। इसमें यहीं से से नोट्स बनाने हैं ना मैम? हाँ जी, एक तो ये आगे वाला जो मैंने पढ़ाया है ये मेन है, ठीक है, कि क्या क्या होना चाहिए। देखिए अच्छी पाठ योजना के आवश्यक गुण, देखिए यहाँ पे ये इन्होंने ये पॉइंट्स दिए, इसी में से क्वेश्चन बना दिया। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, थोड़ा इनको लिख लेना शॉर्ट में। और यहाँ से 12 स्टेप्स तो पता होना चाहिए कि कौन सा पहले कौन सा बाद में, क्योंकि मेन आता है सीक्वेंस। तो जहाँ पे स्टेप्स दे दिए ना, वहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो स्टेप्स को याद करना।
सबसे पहले होना चाहिए वातावरण का निर्माण, यानी क्या होता है आपका एटमॉस्फेयर, सिटिंग एटमॉस्फेयर, जहाँ पे आपको क्लास कराना है। योग का पाठ शांतिपूर्ण वातावरण में प्रारंभ करें, और प्रारंभ कैसे करना है, छोटी प्रार्थना के साथ, या जो प्रार्थनामयी मनोदशा, आपका मेंटल जो स्टेबल होना चाहिए, और वो भी जो प्रार्थना की कंडीशन में होता है एकदम शांत, वैसा वातावरण आपको अपने अंदर भी होना चाहिए और बाहर भी होना चाहिए। बाहर भी शांति होनी चाहिए और आपके मन के अंदर भी शांति होनी चाहिए। यथासंभव किसी ध्यान धारणात्मक आसन में स्थित होकर बैठे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ध्यान धारणात्मक आसन में स्थिर होना है और किसी उपयुक्त संरचना में छात्रों को बिठाया जाए। कोई भी जो 6 आपको संरचनाएं बताई गई थी ना, पहले पढ़ा दिया गया है आपको, सारी चीजें वही मिलेंगी, बस एक सीक्वेंस मिल जाएगा यहाँ पे। तो 6 आपको जो बताई गई थी टेक्निक्स, उसमें से भी किसी में एक को बिठा देना है। छोटा ग्रुप है तो हाफ सर्कल, बड़ा है तो और थोड़ा बड़ा सर्कल बना देंगे, नहीं तो फिर रॉ में बिठा देंगे। तो पहले प्रार्थना हो गई, वातावरण का निर्माण हो गया। सबसे पहले ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले क्या आवश्यक है, तो एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब दूसरा है, यहाँ पे ना इनको हाईलाइट नहीं किया गया, आप लिख देना कि जो क्लास शुरू होगी अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगी। इसको हेडिंग खुद डाल दीजिए आप, इंट्रोडक्शन, कि पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है, वातावरण के बाद जो पढ़ाएंगे उसका इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, लिख लिया इंट्रोडक्शन, लिखा जी। ठीक है। यौगिक अभ्यास को प्रस्तुत करने के साथ पाठ का आरंभ होता है। अब जो हम प्रस्तुत करने वाले हैं, जो हम सिखाने वाले हैं, वहां से पाठ का आरंभ होता है। और पाठ के प्रारंभिक कार्य को देखिए, जो पाठ है ना, जो लेसन प्लान है, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में, 2 टाइप्स में। इसको लिख लेना अलग से, ठीक है, 2 भागों में डिवाइड होगा। पहला होगा जिसमें आपको मौखिक ओरल आपको बताना है, और दूसरा जो नीचे दिया गया है प्रदर्शन अभ्यास। तो ये नंबर 3 पॉइंट है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो आप प्रेजेंट करने वाले हैं लेसन, उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक वर्बल जो बताना है आपको, जो मौखिक प्रस्तुतिकरण है, और एक जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। इससे क्या होता है कि जो आप पढ़ाने वाले हो आज, उसके बारे में पहले से थोड़ा बता दिया जाए तो थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, तो थोड़ा और अटेंटिव और मतलब उसकी तरफ एक्टिव हो जाते हैं। फिर क्या करना है, आपने जो ओरल बताया है, अब दूसरे पार्ट की तरफ आएंगे, नंबर 3 पे। अच्छा बताइए, सबसे पहले क्या किया हमने, फर्स्ट पॉइंट, वातावरण निर्माण, नंबर 2 पे क्या किया, इंट्रोडक्शन, और वो जो हमने लेसन स्टार्ट किया उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में, 2 पार्ट में। फर्स्ट कौन सा है, प्रदर्शन अभ्यास, वर्बल इंट्रोडक्शन, और सेकंड आपका आ जाता है डेमोन्स्ट्रेशन। लेकिन जो सेकंड है, ध्यान रखेंगे, वो 3rd पॉइंट है आपका, ठीक है। वर्बल आपका 2nd पॉइंट में ही आप कवर करना, और 3rd पॉइंट में आपका प्रदर्शन आ जाएगा। यानी पाठ का दूसरा भाग अभ्यास के आदर्श प्रदर्शन के लिए रखा जाए, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करना, वो किसको करना है, वो टीचर को करना है। इसमें दृश्य और श्रव्य सामग्री कि किसमें हम दृश्य और जो ऑडियो विजुअल है किसमें यूज कर सकते हैं, प्रदर्शन अभ्यास में। तथापि स्वयं अध्यापक द्वारा अभ्यास का, देखिए डेमोन्स्ट्रेशन है, ये टीचर के द्वारा किया जाना है, वो सेल्फ वो करके दिखाएं, स्टूडेंट से नहीं कराना, खुद करके दिखाना है। अधिक प्रभावी और व्यवहारिक होता है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। यथासंभव प्रदर्शन सफल, दोष रहित और पूर्ण होने चाहिए। इससे क्या होता है कि दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत किसी अभ्यास की तुलना में, अगर हम कोई ऑडियो विजुअल प्ले करते हैं और उसके कंपैरिजन में एक टीचर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, तो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव लगेगा आपको, आप किससे ज्यादा इंस्पायर होंगे बताइए, टीचर डेमोन्स्ट्रेशन, हाँ, टीचर डेमोन्स्ट्रेशन से। तो जो उनका जो होगा ना, उसके लिए क्या होता है, स्टूडेंट के मन में भाव और आदर भी उत्पन्न और रिस्पेक्ट उनके मन में बढ़ता है, क्योंकि वो अपने टीचर की तरह फिर बनना चाहते हैं कि हमारे सर का हैंड स्टैंड लगता है तो हमें भी लगाना है, उनका पूर्ण धनुरासन लगता है तो हमें भी लगाना है, और वो उनकी टेक्निक्स को भी फिर फॉलो करते हैं। 3rd हो गया आपका प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन। फिर होता है अभ्यास का विश्लेषण करना, यानी एनालाइज करना उसको। उसमें भी क्या है कि यहाँ पे आप देखिए नीचे से इसको, जब क्रियाविधि कठिन होती है, कोई आप आज एक थोड़ा टफ आसन, मतलब एडवांस में आप एक टफ आसन वृश्चिक आसन सिखाना चाह रहे हैं,
तो उसको विश्लेषण भी करना है, उसके बारे में पहले बहुत सारी चीजें आपको क्लैरिफाई कर देनी है। तब योगाभ्यास का विश्लेषण और अधिक आवश्यक हो जाता है। जब सरल होता है तब प्रदर्शन मात्र ही पर्याप्त होगा। अगर आपने कोई इजी मेथड आपने सिखा रहे हैं, इजी कोई आसन सिखा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तब चल जाएगा। लेकिन जब आप किसी और हार्ड विधि को सिखा रहे हैं तो उसके लिए आप क्वेश्चन आ सकता है कि अभ्यास का विश्लेषण इजी और हार्ड में किसके लिए जरूरी है। तो आप जो कोई क्रिया विधि थोड़ी मुश्किल होगी, कठिन होगी, तो उसमें ज्यादा आवश्यक है। जब अभ्यास का विश्लेषण होता है तो उसे अंशों में प्रदर्शित किया जाता है, मतलब उसे पार्ट में, ठीक है। अंश पढ़ा था ना हमने, अंश विधि याद है? जी मैम। पार्ट में डिवाइड करके जब उसको किया जाता है तो वो थोड़ा इजी हो जाता है समझाना। कि पहले जैसे हम पूर्ण चक्रासन लगवा रहे हैं, ठीक है, या पूर्ण धनुरासन, तो उनको सिखाएंगे पहले कि आप बैक बेंडिंग पे फोकस कीजिए, धीरे धीरे आप बैक खोलना स्टार्ट करेंगे, फिर आपका लगेगा। तो वो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब एक हुआ कि हमने डायरेक्ट बोला कि नहीं भाई आप लगाओ चक्रासन, तो चक्रासन के लिए वो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन काम नहीं करेगा। अगर आपको ट्रायंगल पोज लगाना है तो वो काम कर जाएगा कि एक बार डेमोन्स्ट्रेट किया, बच्चों ने परफॉर्म कर दिया, हो गया। बट हार्ड कुछ है तो उसमें आपको उसको पार्ट में बताना है उसको। तब उसकी क्रिया विधि को संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण सहित पूरा किया जाना चाहिए। समझ में आ गया अभ्यास का विश्लेषण? एनालाइज करना प्रैक्टिस को, जी। एनालाइजिंग द प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए इसका अपना स्टेप्स याद रखना। इससे क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ रहा है, अभी मैं देखूंगी 2021 में आया हुआ था। तो समूह या व्यक्ति का पूछा था कि पहले कौन सा अभ्यास किया जाता है, किसके बाद समूह अभ्यास कराया जाता है। तो जब इंडिविजुअल अभ्यास करा देंगे ना, उसके बाद ग्रुप में कराया जाएगा। तो इसको ध्यान स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। छात्रों को व्यक्तिगत अभ्यास करने हेतु समय, अब आपने उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया, वर्बल भी बता दिया था, फिर डेमोन्स्ट्रेशन, फिर एनालाइज भी हो गया। अब उनको क्या करना है, उनको टाइम देना है कि वो स्वयं अभ्यास करके देखें। और उसमें क्या होता है कि जब वो आपको उनको करके दिखाएंगी तो उनकी खुद की इच्छा उत्पन्न होती है। उससे क्या होता है कि स्वयं अभ्यास करने के लिए उन्हें समय दिया जाए, जिससे वे स्वयं देखने की कितनी सफलता से वे उसे कर पाते हैं। तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन के बाद, एनालाइज के बाद, विश्लेषण के बाद व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल समय देना है हर एक स्टूडेंट को कि वो अपनी प्रैक्टिस करे। समझ में आ गया ये? अब जब वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने आप को देख लेंगे कि वहां पे उनकी अशुद्धियां कैसी है, मतलब कितनी गलतियां हैं उसमें, तो क्या करना है फिर कि जो उनकी कठिनाइयां हैं, अशुद्धियों को जान लेना है। जो टीचर है ना, उस टाइम क्या करना है, उनको देखते रहना है बच्चों को कि वो क्या कर रहे हैं, बस उनकी कमियों को देखना है। उसके बाद में उनको सुधारने के लिए उनको बताना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, पुनरावृत्ति के द्वारा अभ्यास को आंशिक और पूर्ण ढंग से कराकर अशुद्धियां छात्रों के ध्यान में आ जानी चाहिए। फिर उनको दोबारा से प्रदर्शन करें और वो देखें कि अभी गलतियां ठीक हुई है या नहीं हुई हैं। अब उसके बाद जब इंडिविजुअल अभ्यास उनका हो गया, देन उनको किसमें अभ्यास कराना है बताएंगे? समूह में, ग्रुप में। ध्यान रखना स्टेप, पहले इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल के जस्ट बाद उनको समूह में अभ्यास कराना है, ग्रुप में कराना है। एक बार अभ्यास में रुचि उत्पन्न हो गई, अगर उनको इंडिविजुअल में वो परफेक्ट हो गए, तो अब वो उस विधि से परिचित हैं, तो पूरी कक्षा को अपने मार्गदर्शन में औपचारिक यानी फॉर्मल वे में, फॉर्मल रहना है आपको। इनफॉर्मल रहेंगे तो चीजें गड़बड़ हो सकती है, तो आपको बहुत केयरफुल चीजों को करना है। एज अ टीचर आपको प्रेजेंट रहना है, अटेंटिव माइंड के साथ पूरा क्लास में प्रेजेंट रहना है। एक साथ अभ्यास करने को कह सकते हैं। अब इंडिविजुअल कर लिया, उनको अपनी गलतियां पता है, और अब क्या होगी कि अशुद्धियां जो मिस्टेक्स होंगी वो कम होंगी, तो आप ग्रुप में उनको बोल सकते हैं। और सामूहिक सहभाग से छात्रों को अपने कार्य की कल्पना और सहभागियों की तुलना में आ जाएगी, वो आपस में वो अभ्यास कर पाएंगे इंडिविजुअल के बाद। अब वो ग्रुप में कर लिया, उसके बाद होगा अशुद्धि सुधार, ठीक है, यानी जो गलतियां हैं, जो करेक्शन है, उनको करने की बारी आएगी समूह के बाद, ठीक है, करेक्टिंग मिस्टेक्स। छात्रों द्वारा समूह में अभ्यास करने से अध्यापक को यह ज्ञात होगा कि कहाँ पर अशुद्धियां होती हैं और कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। तो इससे व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने पर लगने वाला समय बच जाता है। तो जब ग्रुप में क्या होगा कि आपने जो मतलब इंडिविजुअल का ध्यान देना पड़ता है तो ज्यादा टाइम देना पड़ता है। फिर ग्रुप में जब क्या आप अभ्यास कराएंगे तो टाइम सेविंग होता है, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता। अध्यापक इस प्रकार अशुद्ध अभ्यास करने वाले छात्रों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे
और व्यक्तिगत स्वरूप के होने के कारण जब सामूहिक रूप से किया जाता है तो व्यक्तिगत क्षमताओं को ध्यान में रखा। हाँ, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है अशुद्धियां सुधार में कि जब आप ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी फ्रेंड का आपसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो आपसे अच्छा कर रहे हो, तो आपको अपनी क्षमताएं ध्यान रखनी, अपनी जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, अपनी जो एबिलिटीज हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको अभ्यास करना है। अब होता है निर्देशन कार्य। अब इंस्ट्रक्शंस देने हैं। कैसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं? सामूहिक अभ्यास में जब निर्देश दिए जाते हैं तब यह ध्यान रखा जाए कि निर्देशों का हेतु अभ्यास की विविध अवस्थाओं के क्रम को सुझाना है। मतलब कि जो आप इंस्ट्रक्शन दें उनका कारण क्या होना चाहिए कि जो भी आप विधि सिखाना चाहते हैं उनको सही क्रम में उनको बता सके, ऐसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं। इंस्ट्रक्शंस कैसे होने चाहिए? मंद ताल से होने चाहिए। अगर आप ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देंगे, ज्यादा बोलेंगे तो क्या होगा कि वो स्टूडेंट का ध्यान आपकी तरफ आएगा और उनकी बॉडी में जर्क आ सकता है, झटका आ सकता है। तो उस झटके को टालने के लिए अभ्यास आदेश पहले भी दे, और अगर ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आप दे रहे हैं तो बहुत आराम से और प्यार से देना है और शांति से देना है, स्लोली, और व्यक्तिगत क्षमताओं पर उचित ध्यान रह सके। हर इंडिविजुअल की अपनी क्षमताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको देखना है। औपचारिक ढंग से कार्य करने पर बल दिया जाना चाहिए, बिल्कुल फॉर्मल में, कोई मजाक नहीं होना चाहिए, फॉर्मली उसको कराना है, ठीक है। अब होते हैं प्रदर्शन पुनरावृत्ति। आपने उसकी गलतियां भी सुधार दी, इंस्ट्रक्शंस भी आपने दे दिए। अब होता है प्रदर्शन की पुनरावृत्ति कि जो आपने डेमोन्स्ट्रेशन किया था उसको वापस से छात्रों से करवाना। समूह में अभ्यास करने के उपरांत कुछ छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों को बताया जाना और आवश्यक सुधार एवं त्रुटियां न होने की दृष्टि से सुझाव दिए जाने चाहिए कि अब जो पहले गलतियां थी उनको वापस से समझा दिया और अब उनको बोला गया कि आप फिर से उसका अभ्यास कीजिए। उनको हमने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया कि वापस से उनको दिखाया कि जो उनकी गलतियां हैं वो क्या है। उसके अभ्यास समूह द्वारा क्रियाविधि को दोहराया जाए। अब उनको बता दिया यहाँ पे, अब उसको दोहराने के लिए बोला है कि वापस से आप रिपीट कीजिए। रिपीटेशन अब स्टार्ट हो रहा है। पहले आपने करा दिया है 8 पॉइंट तक चीजें, अब वापस से रिपीट करने लगे उसको, क्योंकि आपको परफेक्शन लेके आना है उनमें। नंबर 10 पे आपका हो गया अभ्यास पुनरावृत्ति। नंबर 11 पे हो गया प्रदर्शन। अब जो प्रदर्शन बोला है ना, डेमोन्स्ट्रेशन बोला है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी क्लास अभी तक नहीं सीख पाई है तो अध्यापक द्वारा पुनः प्रदर्शन करना है और मुख्य तथ्यों को स्पष्ट करना है। और लास्ट में विश्राम अवधि बहुत जरूरी है। शव आसन, सामूहिक अभ्यास के बाद शव आसन को देना है, क्योंकि जब एक से अधिक यौगिक अभ्यास कक्षा में प्रस्तुत होते हैं तब पाठ के अंत में शवासन का अभ्यास कराना श्रेयस्कर होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो शवासन का अभ्यास कब कराना है, किस कैटेगरी में आता है? विश्राम अवधि में आता है। और नंबर 12 पे ये दिया गया है। कभी कभी बीच में भी ध्यान रखेंगे कि शवासन लास्ट में ही करा सकते हैं, बीच में कई बार हम जैसे सूर्य नमस्कार हमने 20 राउंड करा दिए स्टार्टिंग में, तो फिर हम बीच में एक बार शवासन दे सकते हैं, फिर दोबारा से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसका मेन था। और ये देखिए, ये आपको पढ़ने की वापस से जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम जो 12 पॉइंट्स है ना वापस से रिपीट किए गए हैं यहाँ पे। ये समझ रहे हो आप? सेम वही 12 पॉइंट्स जो मैंने पढ़ाए हैं एज इट इज यहाँ पे दिए गए हैं। आप पढ़ना चाहें तो एक बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वही 12 पॉइंट्स हैं पूरी तरह। और एक बार पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि पहले प्रार्थना होता है, मन की स्थिति, वातावरण बनाना, फिर शाब्दिक प्रस्तावना द्वारा योग संकल्प की स्थापना करना, यौगिक अभ्यासों का पूर्ण चित्र प्रदर्शन करना, यानी जो डेमोन्स्ट्रेशन है। तो आप इसको देख लेंगे कि सामूहिक अभ्यास कब करना है, इंडिविजुअल कब करना है, ये चीज ध्यान में रखना। तो अभी यहीं तक करते हैं। ध्यान वाला थोड़ा और इम्पोर्टेंट है, तो उसको ना हम कल देख लेंगे। ध्यान की विशेषताएं, इसमें कुछ चीजें अच्छी अच्छी चीजें बताई गई हैं, तो ज्यादा हो जाएगा। बाकी इसमें ध्यान का ही बचा है अभी, और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और कल जो आपका रहेगा इसमें भी स्टेप्स देखने हैं आपको कि पाठ का लक्ष्य कब आएगा, उद्देश्य कब आएगा, प्रारंभ कैसे करना है, बैठना, क्रियाविधि में बैठने की व्यवस्था कब होगी, मौखिक परिचय कब देना है, तो ये सारी चीजें। व्यक्तिगत अभ्यास कब होता है, देखिए ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आया था, व्यक्तिगत और समूह सीक्वेंस पता होना चाहिए आपको कि सीक्वेंस कैसे आता है।
समूह अभ्यास कब होता है, पाठ समाप्ति पे क्या क्या कराना है आपको, क्लियर है, समझ में आया थोड़ा बहुत कुछ? जी मैम, समझ में आया बहुत कुछ। ठीक है जी, समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत काम आएगा एग्जाम में। ये 12 पॉइंट भी बस पॉइंट पॉइंट ही लिखने हैं ना, वही याद करने हाँ हैं। जी, पॉइंट्स लिख लीजिए और उसको सीक्वेंस में ना ध्यान रखना, ठीक है, सीक्वेंस जरूरी है, मैं बार बार बोलती हूँ ठीक है कि मैम। सीक्वेंस का ध्यान रखना है। जी वेलकम, जी वेलकम। एक मिनट, क्वेश्चन क्या करेंगे हम स्टार्टिंग में, कल करेंगे क्लास में जब शुरू करेंगे, जिससे कि आप थोड़ा रिवीजन करके आना कि मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चनिंग करूंगी तो आप बता सके। फिर हम इसको लास्ट में भी कर लेंगे एक बार, क्योंकि आपका जो चैप्टर पूरा होगा ना। हाँ जी, क्वेश्चंस कल, ये चैप्टर थोड़ा सा इसमें ध्यान की चीजें बची हैं, ठीक है, तो वो जब आप कर लेंगे तो उससे ही प्रश्न करेंगे बाद में। अभी प्रेयर कर लेते हैं, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। इसमें ना दो ही चीजें बची हैं आपकी, अब लेसन प्लान और एक बचा है लास्ट में कि जब आप बैठकर कौन से आसन कर सकते हैं, खड़े होकर कौन से आसन, नहीं क्रियाएं दी गई हैं 4, तो उनके बारे में। चलिए, बैक स्ट्रेट कर लीजिए, आंखें बंद, डीप इनहेल एक्सहेल, एक बार ओम का उच्चारण, ओम। एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जप, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाः मृत्युर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, अपने माता पिता गुरुजन इष्ट देव को नमन करते हुए और आज के दिन के लिए ईश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद देंगे और दोनों हथेलियों को आपस में रख करेंगे, धीरे से अपनी आंखों पर और धीरे धीरे वापस। प्रेरणा जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे। थैंक यू मैम, वेलकम जी, थैंक यू मैम। थैंक यू दी। आप